सबसे महत्वपूर्ण किसी भी राष्ट्र के लिए क्या है? उसकी आंतरिक सुरक्षा, और यह सर्वोपरि है। इसको पुख्ता बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है। सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने का क्या हो तरीका और किस तरह से उस पर अमल लाने की जरूरत है, इसी को ध्यान में रखते हुए ओडिशा के भुवनेश्वर में ऑल इंडिया पुलिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में उन तमाम मुद्दों पर मंथन हुआ जो देश की आंतरिक सुरक्षा को यकीनी बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। सालाना आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की सराहना की और नए नए चैलेंजेस से किस तरह से पार पाया जाए, इस पर अधिकारियों को गौर करने की जरूरत भी बताई। पीएम मोदी ने पुलिस बल की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीक के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर फोकस किया। पीएम मोदी ने क्राइम को कंट्रोल करने का एक नया फॉर्मूला दिया और इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, सुरक्षा का स्मार्ट फॉर्मूला। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां। सम्मेलन में बनी रणनीतियां। आतंकवाद, उग्रवाद पर लगाम। तटीय सुरक्षा का खास ध्यान। नशे के खिलाफ अभियान। आपराधिक कानून पर चर्चा। ऑल इंडिया पुलिस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। 2014 से यह सम्मेलन उग्रवाद, युवाओं में कट्टरपंथी, साइबर अपराध और सुरक्षा ढांचे के आधुनिकीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा का एक बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को खास अहमियत देते रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा को पुख्ता बनाने में अहम रोल अदा करने वालों को सम्मानित करना, पिछली बैठकों में किए गए फैसलों की प्रगति की समीक्षा करने के साथ ही नई रणनीतियां तय करने और उस पर अमल करने का यह जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। लिहाजा यह सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को अमली जामा पहनाने में लगातार महत्वपूर्ण साबित हुआ है। सुरक्षा की पुख्ता रणनीति। देश की आंतरिक व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने और उसे दुरुस्त करने के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें आतंकवाद, उग्रवाद, तटीय सुरक्षा, नए आपराधिक कानून और नशे के खिलाफ लड़ाई जैसे मुद्दे शामिल थे। सम्मेलन के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया। 13 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राष्ट्रपति पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किए गए। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय गृह सचिव भी शामिल हुए। हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित इस सम्मेलन में अलग अलग रैंकों के 750 से ज्यादा अधिकारियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का मकसद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को एक मंच पर लाकर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना और रणनीति पर काम करना है। इस दौरान 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति तथा पुलिसिंग से जुड़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस की भी समीक्षा की गई। देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़े इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से प्रोत्साहित करते रहे हैं। सम्मेलन में इस बार भारतीय न्याय संहिता 2023 के कार्यान्वयन, सीमा प्रबंधन और ट्रांसनेशनल अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलिसिंग व्यवस्था को ज्यादा तकनीक से लैस करने के साथ ही जन केंद्रित बनाने के हिमायती हैं। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट पुलिसिंग के अपने फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए पुलिस को स्ट्रेटेजिक, मेटिकुलस, एडॉप्टेबल, रिलायबल और ट्रांसपेरेंट होने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में गुवाहाटी कॉन्फ्रेंस के दौरान स्मार्ट पुलिसिंग का फॉर्मूला दिया था। आज जितने भी डिजिटल टूल्स और एप्लीकेशंस हैं, वो बंधनों से परे हैं, किसी भी देश की बाउंड्री से परे हैं। इसलिए कोई भी देश अकेले साइबर थ्रेट से अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। ग्लोबल संस्थाओं को आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी होगी। हम जानते हैं, हमारा अनुभव, जैसे हमने एविएशन सेक्टर के लिए एक ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशन का फ्रेमवर्क बनाया है, वैसे ही फ्रेमवर्क की जरूरत डिजिटल वर्ल्ड को भी है। कैसे टेलीकम्युनिकेशन को सभी के लिए सेफ बनाया जाए। इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में सिक्योरिटी किसी भी तरह से आफ्टर थॉट नहीं हो सकती। भारत के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एक सेफ डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के प्रति हमारे कमिटमेंट को दिखाते हैं। तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के बीच सुरक्षा एक बड़ा सवाल हमेशा से रहा है। साइबर अपराधी इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और वो धोखाधड़ी के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल खतरे पर स्मार्ट रणनीति अपनाने का फॉर्मूला दिया। इसके लिए पीएम मोदी ने साइबर फ्रॉड और एआई तकनीक से पैदा खतरों से निपटने के लिए भारत की दोहरी एआई पावर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्पिरेशनल इंडिया का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए पीएम मोदी ने पुलिस बल को सतर्क रहने और स्मार्ट रणनीति अपनाने की सलाह दी है। डिजिटल खतरे पर स्मार्ट रणनीति। इस दौरान पीएम मोदी ने डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम और एआई टेक्नोलॉजी से पैदा हुए खतरों के समाधान के रूप में भारत की दोहरी एआई पावर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्पिरेशनल इंडिया का इस्तेमाल करते हुए चुनौती को अवसर में बदलने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और डीप फेक के बढ़ते खतरे पर कहा कि डीप फेक जैसी तकनीकों का गलत इस्तेमाल समाज के लिए गंभीर खतरे का कारण बन सकता है। नई तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए पीएम मोदी ने पुलिस को ज्यादा सतर्क, अनुकूलनीय और पारदर्शी तरीके से निपटने के लिए पुलिस बलों को सतर्क और रणनीतिक होने की सलाह दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम समस्याओं का हल करने के लिए राष्ट्रीय पुलिस हैकाथॉन के आयोजन पर विचार करने का सुझाव दिया। हैकाथॉन एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें लोग किसी समस्या को हल करने और नए अवसरों की पहचान करने के लिए एक साथ आते हैं। हैकाथॉन शब्द हैक और मैराथन से मिलकर बना है। इसके तहत टीमों और व्यक्तियों को एक साथ लाकर किसी खास समस्या का समाधान किया जाता है। उन्होंने गृह मंत्रालय से लेकर पुलिस स्टेशन तक सभी सुरक्षा संस्थानों को किसी भी सुरक्षा चुनौती पर लक्ष्य निर्धारित करके अगले साल सरदार पटेल की 150वीं जयंती तक उसे पूरा करके उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कहा। आप ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाएं जो इंक्लूसिव हो, सिक्योर हो और भविष्य के हर चैलेंज के लिए एडेप्टेबल हो। आप एथिकल एआई और डेटा प्राइवेसी के ऐसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाएं जो अलग अलग देशों की डाइवर्सिटी का भी सम्मान करें। साथियों, ये बहुत जरूरी है कि आज के इस टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन में हम टेक्नोलॉजी को ह्यूमन सेंट्रिक डायमेंशन देने का निरंतर प्रयास करें। हम पर ये जिम्मेदारी है कि ये रिवॉल्यूशन
रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल हो। आज हम जो भी स्टैंडर्ड सेट करेंगे उससे हमारे भविष्य की दिशा तय होगी। इसलिए सिक्योरिटी, डिग्निटी और इक्विटी के प्रिंसिपल्स हमारी चर्चा के केंद्र में होने चाहिए। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में पुलिस फोर्स के कार्यों की जमकर सराहना की और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए इसे और ज्यादा सक्षम बनाने पर भी फोकस दिया। इसके लिए उन्होंने तकनीकी विकास, उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने पर ध्यान देने की जरूरत बताई। पुलिस फोर्स को तकनीकी स्तर पर मजबूत बनाने के साथ ही उन्हें और ज्यादा सतर्क, रिलायबल, ट्रांसपेरेंट तरीके अपनाने की भी सलाह दी है। स्मार्ट पुलिसिंग व्यवस्था। इस सम्मेलन में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बॉर्डर पर उभरती सुरक्षा चिंताओं, शहरी पुलिसिंग और गलत नैरेटिव्स का मुकाबला करने की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर धमकी के कारण स्कूल, कॉलेज और हवाई सेवाओं के बाधित होने, अपराधियों की ओर से कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर डिजिटल गिरफ्तारी करने जैसी घटनाओं का विश्लेषण किया गया। आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा के मुताबिक पुलिस विभागों को आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाने की बात कही। शहरी पुलिस व्यवस्था में दर्ज हो रहे सुधार की सराहना करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पहल को एक साथ लाकर देश के 100 शहरों में पूरी तरह से लागू किया जाए। उन्होंने कांस्टेबलों के कार्यभार को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव दिया। इसके लिए उन्होंने थानों को संसाधनों के वितरण की जिम्मेदारी देने की बात कही। पुलिस की छवि, पेशेवर रवैये और उसकी क्षमता में बेहतर बदलाव लाने पर पीएम मोदी ने जोर दिया। उन्होंने पुलिस से आधुनिक तरीके अपनाने के लिए कहा ताकि विकसित भारत के दृष्टिकोण के मुताबिक प्रशासनिक व्यवस्था कायम हो सके। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग का फायदा बताते हुए कहा कि इससे पुलिस की कार्यप्रणाली को ज्यादा प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी और जनता के लिए भरोसेमंद बनेगा। उन्होंने बंदरगाह सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने और इसके लिए भविष्य की कार्य योजना तैयार करने की जरूरत भी बताई। साइबर सुरक्षित भारत का निर्माण भारत के विकास के लिए कितना जरूरी है। आज के युग में भारत का विकास साइबर सुरक्षा के बगैर हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से ही आज भारत हर क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रहा है। परंतु साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करते हैं तो हमारी यही ताकत हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन देश में पुलिस फोर्स के काम को और ज्यादा सशक्त और तकनीकी तौर पर सक्षम बनाने के तरीकों पर फोकस रहा। राष्ट्रीय न्याय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिहाज से इसकी अपनी अहमियत है। सम्मेलन के समापन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोवाल भी मौजूद रहे। गृह मंत्री शाह ने एजेंसियों से पूर्वी सीमा की चुनौती यानी चैलेंजेस, घुसपैठ और शहरी पुलिसिंग के ट्रेंड्स पर फोकस करने की सलाह दी। गृह मंत्री शाह ने देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने में पुलिस फोर्स की सराहना की और आगे के चैलेंजेस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने की सलाह दी। जीरो टॉलरेंस की नीति। तेजी से बदलती तकनीक के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां भी बदल रही हैं और इसके अनुरूप सुरक्षा एजेंसियों को तैयार करना जरूरी है। इसी पर गौर करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियों, इमिग्रेशन और शहरी पुलिसिंग के ट्रेंड्स पर हमारा फोकस होना चाहिए। इस दौरान जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जीरो टॉलरेंस रणनीति की दिशा में पहल करने पर जोर दिया। मैं सस्पेक्ट रजिस्ट्री पर जरूर बात ज्यादा करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ इतने बड़े देश में और जबकि हमारे संविधान ने
एक प्रकार से कानून और व्यवस्था को राज्य का मुद्दा माना है, तब साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री हर राज्य के पास अलग अलग साइलोज में पड़ी रहे तो इससे हमारा काम नहीं होता, क्योंकि राज्यों की तो सीमा है। अगर राज्य साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाएंगे तो इसकी भी सीमा अपने आप हो जाएगी, मगर साइबर अपराधियों की कोई सीमा नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपराध करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी करते हैं, राज्य के स्तर पर भी करते हैं। इसलिए समय की एक मांग थी कि सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाई जाए, राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाए और सभी राज्यों को इसके साथ जोड़ा जाए। एक साझा मंच ये अपराध के सामने लड़ने के लिए शुरू किया जाए। मैं मानता हूं इससे आने वाले दिनों में अपराध की रोकथाम में हमें बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए टेरर फंडिंग नेटवर्क को पूरी तरह से कैसे खत्म किया जा सकता है और ये किस तरह से आतंकवाद पर पूर्ण विराम लगा सकता है, इसको लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही डिजिटल खतरों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में मजबूत कदम उठाने पर जोर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार रणनीति बना रही है। वर्तमान समय में सुरक्षा एजेंसियों को तकनीकी रूप से और सशक्त बनाना जरूरी है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चुनौती का सामना किया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थिति में सुधार दर्ज हुआ है। मैं मानता हूं कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। सवीर्यम करवावहे का ये जो उपनिषदों का मंत्र है, वो मंत्र एक साथ काम करने के लिए, एक साथ समान उद्देश्य के काम करने के लिए, एक रास्ते पर चलने के लिए और एक साथ सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहने के लिए, इससे बड़ा कोई वाक्य हो नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट देश की सुरक्षा, और देश की सुरक्षा तंत्र लगातार मजबूत करने की जरूरत है और इस लिहाज से भी राष्ट्रीय स्तर पर आईजीपी डीजीपी सम्मेलन की अपनी अहमियत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में हमेशा से गहरी दिलचस्पी लेते रहे हैं और साल 2014 के बाद से ही इन सम्मेलनों का अलग अलग स्टेट्स में वक्त वक्त पर आयोजन होता रहा, जो देश की अखंडता और आने वाले वक्त के भविष्य के चैलेंजेस को लेकर मंथन चिंतन करता है कि उससे टैकल कैसे किया जाए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। मुझे यानी रोहित पोखरियाल को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्ते।